साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। अब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो होती थी कॉज एक्स, मगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगी माइनस कॉज एक्स। याद रखो, होगी वही साइन ही। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स भी कॉज एक्स मगर माइनस साइन के साथ। ओके अच्छा, अब हमारे पास अगर सपोज करो कि अब यहां पर भी आपके पास साइन एक्स ही लिखा है, अगर मान लो आपके पास यहां पर साइन 2x लिखा हो तो तब क्या करेंगे? उसके लिए फिर आपको वही, अगर x की जगह इस x की जगह कोई लीनियर फैक्टर हमारे पास बने तो हम कुछ नहीं करते हैं, x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं। साइन x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि लीनियर फैक्टर है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ऊपर वाला वही है, सेम है, मगर आपने यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड करना है। तो साइन 2x है। अब आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x यानी कि x प्लस c, मगर यहाँ पर x के साथ जो कॉफिशिएंट है 2 है तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, तो आपके पास ये दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो कॉज एक्स है, तो इसका मतलब कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन एक्स की। मगर आप याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स किसके बराबर होता था? माइनस साइन एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स किसके बराबर होगी? सिर्फ साइन एक्स। फर्क है उल्टा, नेगेटिव साइन रेसिप्रोकेट हो गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। और वही वहाँ पर भी है, अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर आता है तो आपने कॉफिशिएंट ऑफ जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उससे आपने डिवाइड कर देना है। ये है थर्ड फार्मूला, फार्मूला नंबर 3, ठीक है, इसको याद आपने रखना है। अब ये है, अब इस फंक्शन की जगह अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी ऑफ टेन एक्स प्लस सी, डी डी ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन सी, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गई? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ये आपके पास ये है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन नहीं आती है, ठीक हो गया। हमने साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर ली, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हमने कर ली, साइन, अब टेन जो है वो अभी नहीं होगी, टेन कॉट सीकेंड कोसिकेंड की अभी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आया, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फार्मूला आया। जब भी आपके पास सीकेंड स्क्वायर आए उसकी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ओके। और वही x की जगह अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है तो आपने कॉफिशिएंट ऑफ x से आपने डिवाइड कर देना है। अच्छा, ये पांचवा फार्मूला, इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और वही आगे अगर x की कोई लीनियर फैक्टर है तो आपने उसका जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड कर देना है। इन ये जो आप रिजल्ट हैं इनको आप बार बार पढ़ो, ये याद हो जाएंगे। अब देखो, अब सीकेंड का आया, टेन एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने कोई डिस्कस नहीं किया, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन का हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, हमने टेन एक्स की जगह सीकेंड एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, और कॉट की जगह हमने कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन को हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास है सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है सीकेंड एक्स टेन एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? सीकेंड एक्स प्लस टी। ये सिक्स्थ रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, सीकेंड एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है तो सेम प्रोसेस है, आपने सिर्फ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उससे आपने डिवाइड करते चलना है। ओके, बाकी कुछ नहीं है। आगे इस फंक्शन को माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा कोसेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स किसके बराबर आएगी, माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। ये आपका बहुत रिजल्ट नंबर 7 है। और x की जगह कोई लीनियर फैक्टर है तो आपने उसमें आपने जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपने डिवाइड करना है। अच्छा, अब देखो साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी की डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको तरीका और भी है याद रखने का, किसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, साइन इनवर्स एक्स की। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स की, कॉस की क्या, अगर कॉस इनवर्स का आप लिखेंगे तो यहाँ अगर आपके पास क्या माइनस होगा तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस के लिए, तो वो हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाएंगे नहीं है। देखो यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी किसके बराबर होगी, -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होती है। तो इसका मतलब -1 ये हो गया ये, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सेकंड रिजल्ट भी है और ये भी है। अमूमन जेई में क्या होता है कि इंटीग्रेशन ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी वहाँ पर दिया ही नहीं होता है कभी कभी, और वो उसने दे दिया होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, आप बोलेंगे कि हमने तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स पढ़ी है, तो ये माइनस कॉस इनवर्स कैसे है, होती है भाई, ये मैंने ड्राइव कर दिया है। ठीक है, अच्छा टेन इनवर्स एक्स की, अब किस टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल जो होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद सीकेंड इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कोसिकेंड का हम करेंगे। अब आपको ये अगला जो है कि आपको पता है कि ई एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो ई एक्स या सी की, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स की इंटीग्रेशन भी क्या आएगी, सेम एज इट इज़। और हाँ, अगर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर आता है तो आपने ए से डिवाइड नहीं करना है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ए से डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो ई रेस टू पावर आपको क्या है कि 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन करो आपके पास, तो आप क्या करेंगे, ई रेस टू पावर 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो ये इस फार्मूले की ये एप्लीकेशन है। मतलब सब्स्टिट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाएं तो हमारा क्वेश्चन बड़ा छोटा और आसान हो जाता है। अच्छा, अब देखो ये जो फंक्शन है ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए इज ए कांस्टेंट प्लस सी, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ए, ये तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, और आएगा डी ए अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, और ये तो सी है, इसकी डिफरेंशिएशन तो आ गई 0, सीधी बात है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू
लॉग ए अपॉन नीचे क्या है आपके पास लॉग ए, और यहाँ पर क्या आ गया 0, लॉग ए कट गया, आपके पास क्या आएगा ए रेज टू पावर एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस ए। ध्यान रहे कि डेरिवेटिव कहीं आप इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव ना लिख दो। तो मैं आपको यहाँ ए रेज टू पावर एक्स की जब आपने डिफ्रेंशिएशन की थी तो वो आई थी ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पर लॉग इंटीग्रेशन में लॉग ए से डिवाइड करना है और डिफ्रेंशिएशन में लॉग ए से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक हो गया। तो और लीनियर फैक्टर है तो आपने वो उससे आपने डिवाइड कर देना है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड एक्स, अब यहाँ पर मॉड लगा है, क्यों लगा है? देखो कभी भी आपने पढ़ा है लॉग एक्स हमेशा कब एग्जिस्ट करते हैं, कब करते हैं जब लॉग पॉजिटिव होता है। एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है। ठीक हो गया। तो मॉड लगाने का मतलब यह है कि भाई ये जो इसकी डेफिनेशन बनी रही, लॉग की जो डेफिनेशन वो बनी रहे, यानी कि इसके अंदर जब कोई नेगेटिव साइन आए तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाए और लॉग एक्स जो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे। क्या कि लॉग एक्स जो है वो सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होता है। देखो अब लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, इसका मतलब 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होगी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर लीनियर फैक्टर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर कोई लीनियर फैक्टर होगा तो उसको आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड आपने नहीं करना, बाकी फार्मूला सेम ही है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ। अच्छा, आगे है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा वैसे इंटीग्रेशन में भी है। अब डिफरेंशिएशन में आपने पहले क्या पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, कोई कांस्टेंट होता था तो के को हम बाहर लिख लेते थे और हम सिर्फ फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते थे। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन होगा। प्रोडक्ट या सम के लिए अगर आपके पास कुछ है तो वही है, सम के लिए कोई सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन के लिए भी हमारे पास ये है। देखो पहला रिजल्ट है कि अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा। किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन को, किसी फंक्शन की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया जाए तो मेरे पास ओरिजिनल क्या आएगा, कुछ नहीं। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आपस में रिवर्स प्रोसेसेस हैं, तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन ही मिलेगा, याद रखेंगे। नंबर सेकंड है आपके पास, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट है तो आपने कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और आपने फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देनी है, ये जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन मैंने दिया 5 sin x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन के आपके क्या 5 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है और फंक्शन है आपके पास sin x dx, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है। अच्छा, अगर हमारे पास जो फंक्शन है इंटीग्रेंड है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो है सम ऑफ टू फंक्शन या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, तो उसकी हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें दिमाग लगाने की। अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपको बोलता है इवेल्युएट इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स।
इवेलुएट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बात एक ही है, इसकी कई स्टेटमेंट्स हो गया। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तीन तीन स्टेटमेंट्स हैं, बात एक ही है। अब देखो इसको करना कैसे है, ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ये है एक्स रेज़ टू पावर 7 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने अभी बताया पिछला रूल जो है, ये यहाँ पर मैंने पिछला रूल बताया अभी, ये वाला रूल, कि अगर प्लस और माइनस है तो आपको उसको अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो फंक्शन है, इनको हम अलग अलग कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, मतलब dx से मल्टीप्लाई कर दो, लेमैन वाली जो भाषा है, अनपढ़ वाली भाषा है, उसे हम कह दिया कि इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेशन का जो साइन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पावर फार्मूला ये x ही है, तो यहाँ पर आएगा x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 माइनस प्लस c। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ और बता रहा हूँ, देखो जब मैंने यहाँ पर आपके इस इंटीग्रल के इसको इवेलुएट किया तो आपको पता है कि c ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका आएगा x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस c, ओके, आ गया माइनस। अब x स्क्वायर के x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस c करना पड़ेगा। ये देखो, ये इंटीग्रेशन इसकी और ये इंटीग्रेशन इसकी, तो c बार बार c नहीं लिख सकते, इसको हमने लिख दिया c1 और इसको लिख दिया हमने c2, ओके। अच्छा c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, और अगर जब मैं इसको जब t लिखूंगा तो यह मैं x रेज़ टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस c1 माइनस x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस c2, c1 भी कांस्टेंट है, माइनस c2 भी कांस्टेंट है, c1 माइनस c2, इसका मतलब जब इनको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास, कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार c ऐड ना करते हुए आपने क्वेश्चन के लास्ट में एक c ऐड करना है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। जैसे अभी ये देखो x रेज़ टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर 3 प्लस c, बस ये, बाकी आपने कुछ भी इसमें नहीं, ये आपका फाइनल आंसर। इस तरह से बार बार c ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार आपने c ऐड करना है। बता मैंने दिया, एक भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, दूसरे इंटीग्रल के अलावा भी कांस्टेंट मिलेगा, वो भी कांस्टेंट होगा, दोनों कांस्टेंट को जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। जब कांस्टेंट ही मिल गया तो बार बार क्यों लिखना है, एक ही बार आपने उसमें ये करना है, ठीक है। अच्छा आगे नोट आपने देखो क्या है, ये देखो ये है 1 dx, यानी कि एक की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब जैसे 1 dx और ddx ऑफ 1, ये तो आपको पता है कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपके पास 0 होती है। अब इंटीग्रेशन क्या होगी 1 की। अब देखो, अब आपको ये भी पता है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 होता है। मैंने आपको भाई कई बार बताया, बार बार बोलता हूँ कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0 dx। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, कैसे करूँगा इंटीग्रेट, x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आएगा x प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 की इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या होगी x प्लस c। तो ये आपने याद रखना है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको ही हम इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो हमेशा क्या आएगी x प्लस c। ओके ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ थोड़ी बहुत। अब ये है इवेलुएट साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, इवेलुएट साइन x प्लस कॉस x। तो इसका सोल्यूशन साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू, अब आपको पता है जो आपको इंटीग्रेशन करने को मिला है वो इस इंटीग्रल और इस dx के बीच में
लिखा हुआ है, इनक्लोज है। अगर आपको पता है कि ये जो दो फंक्शन हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं बाई प्लस साइन, तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगा के इन दोनों फंक्शन को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, नहीं याद आ रहा है, यारे किसकी डिफरेंशिएशन साइनस होती है कॉस की। इसका मतलब क्या है, इसकी आएगी माइनस कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स, और साथ में एक सी ऐड कर दो और ये आपके पास आंसर मिल गया। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आप देखो ये इवेलुएट करना है आपने। देखो अब ये है 1 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट एक्स प्लस। अब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। देखो इसको ये यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अंडरूट एक्स है उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो मैं इसको ऐसे बताऊँ कैसे लिखूंगा, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडरूट एक्स dx, मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब आपको पता है कि अंडरूट एक्स का अंडरूट का मतलब होता है 1/2। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस, अब आपको यहाँ भी आपको पता है इस x को मैं लिख सकता हूँ x अंडरूट इंटू अंडरूट एक्स अपॉन अंडरूट एक्स। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है, अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो और तरीका भी बताता हूँ। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ऐसा नहीं है आपने करना है, तो मैं आपको और तरीका भी बताता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया x अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2। अब आपको पता है कि यहाँ पर पावर रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के ऊपर पावर है। तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया इजिकल टू इंटीग्रल, और इसको जब इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया एक्स रेज टू पावर -1, और यहाँ पर आएगा x, इसकी पावर है 1, इस x की पावर है 1, और इसको ऊपर किया तो ये है एक्स रेज टू पावर -1/2, और साथ में आ गया dx। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, एक्स रेज टू पावर -1/2 dx माइनस, आपको पता है बेस बराबर हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 1 माइनस 1/2 को जब ऐड करेंगे तो वो आएगा 1/2, तो ये आएगा 1/2, और साथ में इंटीग्रल dx मैंने अब मैंने इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर पावर फार्मूला लगाया, एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। बाकी आप समझदार हैं और आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये देखो सेपरेट कर दिया, ये इस तरह से लिख दिया, इंटीग्रेशन की ये आगे 3/2 और प्लस c, 1/2 को आपने लिख दिया। ये सिंपल सा तरीका है, आसान है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय, देखने में तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यार इसको कैसे करना, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में इंटीग्रेशन आपको में आपने देखा कि ये जो फंक्शन है वो माइनस से कनेक्टेड है, तो क्यों ना इनके हम दो इंटीग्रल बना दे। इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा दिमाग पे जोर ला लो कि किसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। आप बोलेंगे जी tan इनवर्स एक्स की, बिल्कुल ठीक, tan इनवर्स एक्स की, ठीक हो गया। और यहाँ पर यार ये तो हमने डिफरेंशिएशन में बहुत बार लिखा है,
किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये होती है, वो होती है साइन इनवर्स एक्स और साथ में जोड़ दिया सी, और आपके पास ये आंसर आ गया। एक लाइन का आंसर है इसका, और ये टेन इनवर्स माइनस साइन है। इसको यहाँ पर कॉस भी लिख सकते हैं अगर इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये है, दिस इज फाइनल, ये आंसर आपका खत्म हो गया। अगर सपोज करो कि भी यहाँ आपको कॉस दिया है, तो देखो इस चीज़ में मैं यहाँ अगर प्लस कर दूँ तो अंदर माइनस आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन तो टेन इनवर्स होगी, मगर माइनस की इंटीग्रेशन तो होती है, ये प्लस हो गया माइनस, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसका ये आंसर भी हो सकता है, मगर आपने इतने डिटेल में जाना नहीं है, जो है वो है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अरे ये क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर भी आपको पता है कि जिसको इंटीग्रेशन करना है वो भी है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, एक 4e और ये एक ये फंक्शन है, तो क्यों ना इसके दो इंटीग्रल बना दिए जाएं। मगर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रल e रेज टू पावर x dx, ये जो 4 है वो इसी के साथ है, यहाँ नहीं है। माइनस यहाँ पर 3 है, इसको भी मैंने बाहर लिख दिया। ये हो गया 1/x अंडूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दिमाग पे जोड़ डालो, 4 e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन होती है e रेज टू पावर x माइनस 3, और एक इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये होती है सीकेंट इनवर्स x और साथ में c। ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये है सीकेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इसकी सीकेंट इनवर्स x के आपके पास ये आ गया, और आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी किताब के क्वेश्चन नहीं है, आपकी किताब के क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इस वीडियो में आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और उसके बाद आपने फिर क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी की। अब इसको आपने इवेलुएट करना है 4 रेज टू पावर x। अच्छा, अब पहले बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, और वो जल्दी लिखती हैं हाँ जी पावर फार्मूला 4 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, और घर आके बहुत खुश होके घर आते पेपर दे के आते हैं कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मगर ये नहीं पता कि जल्दी में वो बड़ी सीरियस मिस्टेक कर गया है और क्वेश्चन गलत हो गया है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये अगर ये क्वेश्चन होता है x रेज टू पावर 4 dx, और तब आप ऐसा करते x रेज टू पावर 4 प्लस